नमस्कार, मैं पवन चंचल, असिस्टेंट प्रोफेसर मैथमेटिक्स, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज अजमेर। आज हम पढ़ेंगे पैडल इक्वेशन एंड डेरिवेटिव ऑफ द लेंथ ऑफ एन आर्क, इसका भाग 3। सबसे पहले हम पढ़ेंगे चाप की लंबाई के अवकलज, इसके बारे में एक अभिधारणा है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। जैसा कि चित्र में एक दिखाया गया है, हमें एक वक्र है। इस वक्र पर कोई दो बिंदु P और Q हम इस प्रकार लेते हैं कि चाप PQ अपनी पूर्ण लंबाई में जीवा PQ की ओर अवतल हो। तो आप चित्र में देख सकते हैं कि चाप PQ जो है वो जीवा PQ के नीचे की ओर है, इसीलिए हमने कहा है कि चाप PQ अपनी पूर्ण लंबाई में जीवा PQ की ओर अवतल यानी कि कॉनकेव हो। तो इस स्थिति में आप देख सकते हैं चित्र में कि चाप PQ बड़ा होगा जीवा PQ से और छोटा होगा PA प्लस AQ। इन दोनों का योग है, PA और AQ का इन दोनों के योग से छोटा होगा। मतलब चाप PQ इज़ ग्रेटर देन जीवा PQ एंड लेस देन PA प्लस AQ, जहाँ PA तथा QA ऐसी दो सरल रेखाएं हैं जो कि वक्र को ढके हुए हैं। अब हम देखते हैं कि चाप PQ का इसकी जीवा से अनुपात, यानी कि इन दोनों का रेशियो क्या है, किस प्रकार हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ एक चित्र दिखाया गया है, इस चित्र की सहायता से हम निकालेंगे कि एक वक्र है, उस पर दो बिंदु P तथा Q इस प्रकार हैं कि P तथा Q दोनों नज़दीकी बिंदु है, यानी कि दोनों समीपवर्ती है, तथा चाप PQ जीवा PQ की ओर सदैव अवतल रहे। इस प्रकार हमने ये लिया है। तो हमने क्या किया, एक सरल रेखा PT जो कि P बिंदु पर वक्र की स्पर्श रेखा है, इस वक्र पर P बिंदु पर स्पर्श रेखा क्या है, PT, तथा Q से हमने इस स्पर्श रेखा पर एक लंब खींच दिया और ये जो कोण QPM है, इसको हम QPM कह दें या QPT कह दें, इसको हमने क्या अल्फ़ा मान लिया। तो जो अजम्पशन अभी हमने अभिधारणा जो ऊपर पढ़ी है उसके अनुसार क्या होगा कि चाप PQ छोटा होगा जीवा PQ से तथा और चाप PQ बड़ा होगा जीवा PQ से तथा छोटा होगा PM प्लस MQ से। चलिए आगे पढ़ते हैं, इसी को हम आगे देखें। देखिए पहले हमने क्या किया, ये जो हमने अजम्पशन निकाला है कि चाप PQ इज़ ग्रेटर देन जीवा PQ एंड लेस देन PM प्लस MQ, इसमें हमने जीवा PQ से भाग दे दिया। तो अगले पद में क्या होता है ये देखिए, ये आ गया हमारे पास चाप PQ बटा जीवा PQ, ये बड़ा होगा 1 से तथा छोटा होगा PM प्लस MQ अपॉन PQ से। जीवा PQ का भाग देने पर ये हमारे पास आ गया। इसको आगे और सिंप्लीफाई किया हमने, तो चाप PQ अपॉन जीवा PQ इज़ ग्रेटर दैन 1 एंड लेस देन PM अपॉन PQ प्लस MQ अपॉन PQ। इसे हम आगे देखते हैं अगले पद में। तो यहाँ हमने देखा PM अपॉन PQ और MQ अपॉन PQ। ये देखिए, ये मैं बता देता हूँ आपको, यहाँ से ये वाला जो पद है इसमें PM अपॉन PQ तथा MQ अपॉन PQ ये यहाँ पर कॉस अल्फ़ा तथा साइन अल्फ़ा में बदल गए, क्योंकि पिछले चित्र में अगर हम देखें तो PM अपॉन PQ वो कॉस अल्फ़ा है और MQ अपॉन PQ वो साइन अल्फ़ा है। अब जैसे जैसे वक्र पर बिंदु Q P की ओर अग्रसर होगा, देखिए मैं बता देता हूँ, जैसे जैसे इस चित्र में जैसे जैसे Q बिंदु P की ओर अग्रसर होगा
तो अल्फ़ा जो कोण है वो 0 होता जाएगा धीरे धीरे, तथा ये जो पी क्यू है जीवा, ये संपाती होगी इस स्पर्श रेखा पी टी के। जैसे जैसे क्यू बिंदु पी की ओर बढ़ेगा तो जीवा स्पर्श रेखा पी टी की ओर अग्रसर होगी। यही हमने यहाँ बताया है कि जब Q टेंडिंग्स टू P देन जीवा PQ टेंडिंग्स टू टेंजेंट PT, यानी कि स्पर्श रेखा PT की ओर अग्रसर होगी तथा अल्फ़ा जो है वो 0 की ओर अग्रसर होगा। यहाँ देख सकते हैं आप, ये लाइन यहाँ बताई गई है। तो इससे आगे हम देखें लिमिट Q टेंडिंग्स टू P, तो चाप PQ अपॉन जीवा PQ, इसका रेशो जो है वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ से देखिए, इसमें लिमिट जैसे ही ली तो चाप PQ अपॉन जीवा PQ 1 हो गया, क्योंकि अल्फ़ा टेंडिंग्स टू 0 के केस में ये जो कॉस अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा है ये 1 की ओर अग्रसर होंगे। तो मैं समझता हूँ ये क्लियर हो गया। आगे देखें अब हम पढ़ते हैं चाप की लंबाई के अवकलज। अब चाप की लंबाई, जैसा कि हम अक्सर देखते हैं, चाप की लंबाई को S से प्रदर्शित किया जाता है, स्मॉल s से। तो चाप की लंबाई के अवकलज हमें निकालने हैं। अब वक्र कार्तीय रूप में भी हो सकता है, x और y जिसके निर्देशांक हम लेते हैं। तो अगर x और y के रूप में इसके निर्देशांक है, यानी कि वक्र कार्तीय रूप में है, तो चाप की लंबाई s का अवकलन x के सापेक्ष भी होगा और y के सापेक्ष भी होगा। इसलिए हम चाप की लंबाई s का अवकलन करेंगे x के सापेक्ष और y के सापेक्ष, वही चाप की लंबाई का अवकलज कहलाता है। तो पहला हम केस लेते हैं कि जब वक्र का समीकरण कार्तीय रूप में हो। माना वक्र y = fx लिया है हमने, यहाँ उस पर 2 बिंदु लिए हैं P तथा Q। P के निर्देशांक x, y है तथा Q के निर्देशांक x + डेल x, y + डेल y है। इसी वक्र पर हमने एक बिंदु S स्थिर बिंदु लिया है, जो कि इस प्रकार है कि A से लेके P बिंदु तक जो चाप है उसकी लंबाई S है और A से लेके Q तक की चाप की लंबाई S + डेल S है। तो स्पष्ट है कि P से लेके Q तक की चाप की लंबाई डेल S होगी। आगे देखते हैं। तो जैसे जैसे डेल x 0 की ओर अग्रसर होगा तो लिमिट डेल x टेंडिंग्स टू 0 जीवा PQ अपॉन चाप PQ वो 1 के बराबर होगा। अब ये कैसे हुआ, इस चित्र में हम देखते हैं। मैंने कहा कि जैसे जैसे डेल x टेंडिंग्स टू 0 होगा, तो यहाँ हम देखते हैं पिछले स्लाइड में। तो यहाँ आप देखिए डेल x टेंडिंग्स टू 0 का मतलब क्या है। आप PL को देखिए, तो PL जो है वो डेल x है। तो ये डेल x 0 की ओर कब अग्रसर होगा, जब बिंदु Q धीरे धीरे इस वक्र पर नीचे की ओर आएगा और P की ओर बढ़ेगा, तब ये PL कम होता जाएगा, यानी कि डेल x छोटा होता जाएगा, कम होता जाएगा और धीरे धीरे 0 की ओर अग्रसर होगा। उस केस में जब बिंदु Q P की ओर आता जाएगा तो एक समय ऐसा आएगा जब बिंदु Q P पर संपाती हो जाएगा और ये जीवा जो है इस स्पर्श रेखा के संपाती हो जाएगी, इसके संपाती हो जाएगी। इसीलिए यहाँ हमने कहा है कि जीवा PQ और चाप PQ, ये देखिए जीवा PQ इस चाप के कोइंसाइड हो जाएगी, तभी हम ये कह सकते हैं कि जब डेल x टेंडिंग्स टू 0 होगा तब डेल x टेंडिंग्स टू 0 लिमिट के केस में जीवा PQ बटा चाप PQ 1 के बराबर होगा। अब पिछले चित्र में जो अभी हमने देखा उसमें PLQ जो कोण है, कोण PLQ वो 90 डिग्री है। तो उसमें पाइथागोरस प्रमेय से हम देखें तो जीवा PQ का स्क्वायर बराबर PL स्क्वायर प्लस LQ स्क्वायर। ये देखिए जीवा PQ स्क्वायर इज इक्वल टू PL स्क्वायर प्लस LQ स्क्वायर। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ आगे। PL अभी मैंने बताया डेल x है और LQ डेल y है। इसे हम आगे सिंप्लीफाई करते हैं। हमने क्या किया, अगले पद में डेल x के स्क्वायर से हमने दोनों पक्षों में भाग दे दिया।
तो जैसे ही भाग दिया तो हमारे पास आ गया जीवा पी क्यू अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस डेल वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। अगले पद में हमने किया कि जीवा पी क्यू अब बटा चाप पी क्यू का स्क्वायर, यानी कि अब हमने क्या किया, चाप पी क्यू का स्क्वायर से गुणा भी किया और भाग भी दिया। तो ये पद हमारे पास आ गया, देखिए आप यहाँ से जीवा पी क्यू बटा चाप पी क्यू का स्क्वायर गुणा चाप पी क्यू बटा डेल एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस डेल वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। अगले पद में हमने चाप पी क्यू को जो है वो डेल एस, चूँकि चाप पी क्यू डेल एस है इसलिए हमने क्या किया, इसको आगे सिंप्लीफाई कर दिया। यहाँ ये देखिए आप, जीवा पी क्यू बटा चाप पी क्यू का स्क्वायर गुणा डेल एस अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस डेल वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। अब जैसे ही हमने यहाँ लिमिट ली, लिमिट डेल एक्स टेंडिंग्स टू 0, तो दोनों पक्षों में लिमिट लेने पर क्या हो गया हमारे पास, यहाँ जीवा पी क्यू बटा चाप पी क्यू इसका मान तो हो गया 1, और डेल एस अपॉन डेल एक्स ये बदल गया डी एस अपॉन डी एक्स के स्क्वायर में, और दाहिने पक्ष में जो है डेल वाई लिमिट डेल एक्स टेंडिंग्स टू 0 डेल वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर ही हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो फाइनली हमारे पास यह सूत्र जो आया डी एस अपॉन डी एक्स बराबर वर्गमूल ले लेंगे प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर। ये हमारे पास समीकरण नंबर 2 जो कि चाप की लंबाई का एक अवकलज आ गया, यानी कि x के सापेक्ष। तो x की बढ़ती हुई दिशा में s भी हमेशा बढ़ेगा, तो उस केस में हम धनात्मक चिन्ह लेंगे, और अगर घटेगा तो हम ऋणात्मक चिन्ह लेंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं। इसकी एक उप प्रमेय है। अभी हमने जो वक्र लिया था वो था y इज इक्वल टू एफ एक्स के रूप में। यदि वक्र का समीकरण x इज इक्वल टू एफ वाई के रूप का हो तो उसी समीकरण 1 में हमने पहले डेल x का भाग दिया था। आप यहाँ देख सकते हैं ये समीकरण 1 है, इसमें जब हमने डेल x का भाग दिया था तब हमारे पास ये समीकरण आई थी जीवा पी क्यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस डेल वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। अब हम क्या कर रहे हैं कि उस समीकरण में डेल वाई का भाग दे रहे हैं, तो ये आ गया जीवा पी क्यू अपॉन डेल वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस डेल एक्स अपॉन डेल वाई स्क्वायर। आगे हम उसी प्रकार से इसको प्रोसेस करेंगे। चाप पी क्यू का स्क्वायर से गुणा भी किया, भाग भी किया, तो हमारे पास ये अगला पद आ गया। अब लिमिट पहले हमने डेल एक्स टेंडिंग्स टू 0 लिया था, अब यहाँ डेल वाई टेंडिंग्स टू 0 लेंगे। तो उसी प्रकार यहाँ पर जब हम सीमा ले लेंगे दोनों पक्षों में, तब हमारे पास फाइनल रिजल्ट जो आएगा वो आएगा डी एस अपॉन डी वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस वर्गमूल 1 प्लस डी एक्स अपॉन डी वाई का स्क्वायर। इस प्रकार हमने चाप की लंबाई के अवकलज निकाल लिए, डी एस अपॉन डी एक्स और डी एस अपॉन डी वाई। चलिए इसकी एक उपप्रमेय पढ़ते हैं। यदि वक्र का समीकरण प्राचलिक रूप में हो, यानी कि टी प्राचल हो, तो वक्र का समीकरण किस रूप में होगा, x बराबर एफ टी तथा y बराबर शाई टी, जहाँ पर t प्राचल है। तो डी एस अपॉन डी एक्स अभी हमने निकाला, वो क्या था, 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर, इसका वर्गमूल। तो डी वाई अपॉन डी एक्स को हम लिख सकते हैं डी वाई अपॉन डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी, इसलिए हमने यहाँ पर क्या कर दिया, डी एस अपॉन डी एक्स को इस प्रकार लिख दिया। ये देखिए आप समझ गए आप। तो इसको आगे सिंप्लीफाई किया, डी एस अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी बराबर वर्गमूल डी एक्स अपॉन डी टी का स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी टी का स्क्वायर। इसको सरल किया है तो डी एस अपॉन डी टी यहाँ से आगे सिंप्लीफाई होकर के ये आ जाएगा हमारे पास, डी एस अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी का स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी टी का स्क्वायर, इसका वर्गमूल। ये नीचे एक अन्य वैकल्पिक विधि है, ये आप देख सकते हैं, उसी प्रकार से इसको भी किया गया है, बहुत सिंपल है। अगले पेज पर हम चलते हैं। अन्य सूत्र है कुछ, हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा था कि डी वाई अपॉन डी एक्स जो है वो tan शाई के बराबर होता है, जहाँ शाई वह कोण होता है जो कि स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के साथ बनाती है।
और ये भी हमने पढ़ा था कि डी एस अपॉन डी एक्स बराबर स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर होता है। तो इसे हम लिख सकते हैं अगर आगे के ये किसके बराबर होगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर शाई, इसके वर्गमूल के बराबर होगा, और ये होता है सेक शाई के बराबर। तो डी एक्स अपॉन डी एस क्या हो गया, कॉस शाई। इसी प्रकार डी वाई अपॉन डी एस को हम किस प्रकार लिख सकते हैं, डी वाई अपॉन डी एस इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स गुणा डी एक्स अपॉन डी एस। यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स का मान हमने टेन शाई लिख दिया, गुणा डी एक्स अपॉन डी एस जो है अभी हमने ऊपर निकाला है वो कॉस शाई है, तो उसको सरल करने पर ये साइन शाई के बराबर हो गया। तो फाइनली डी वाई अपॉन डी एस जो है वो साइन शाई के बराबर आ गया। तो समीकरण नंबर 1 और 2 का अगर हम वर्ग करते हैं तो हमारे पास ये एक रिजल्ट निकल करके आता है, कॉस स्क्वायर शाई प्लस टेन स्क्वायर शाई इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी एस स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब चाप की लंबाई की अवकलज हम पढ़ रहे हैं कि जब वक्र का समीकरण ध्रुवीय रूप में दिया हुआ, ध्रुवीय रूप में भी अगर वक्र का समीकरण r इज इक्वल टू एफ थीटा के रूप में हो, तो यहाँ हम देखते हैं कि वक्र है हमारे पास एक, और इस पर दो समीपवर्ती बिंदु है P और Q। P के निर्देशांक r कॉमा थीटा है तथा Q के निर्देशांक r प्लस डेल r कॉमा थीटा प्लस डेल थीटा है। ये दो समीपवर्ती बिंदु हमने लिए हैं। यहाँ OP जो है वो r के बराबर है, OQ r प्लस डेल r के बराबर है, और एंगल एक्स ओ पी थीटा तथा एंगल एक्स ओ क्यू बराबर थीटा प्लस डेल थीटा है। तो स्पष्ट है कि एंगल पी ओ क्यू जो है वो डेल थीटा के बराबर है। वक्र पर हमने एक ए बिंदु भी इस प्रकार लिया है कि चाप की लंबाई ए पी बराबर एस है तथा ए क्यू बराबर एस प्लस डेल एस है। तो स्पष्ट रूप से यहाँ हम देख सकते हैं कि पी क्यू जो चाप है उसकी लंबाई डेल एस के बराबर है। अब हमने क्या किया कि P से ओ क्यू पर एक लंब खींचा PM, और त्रिभुज OPM के बारे में हम बात करते हैं। तो त्रिभुज OPM को आप देखिए, इस त्रिभुज OPM में अगर हम PM बटा OP निकालें तो वो साइन डेल थीटा के बराबर होगा, और OM बटा OP निकालें तो कॉस डेल थीटा के बराबर होगा। तो इससे हम देख सकते हैं कि PM तो किसके बराबर हो गया, R साइन डेल थीटा, और OM बराबर हो गया R कॉस डेल थीटा के बराबर हो जाएगा। और त्रिभुज PQM की बात करें हम तो त्रिभुज PQM में जीवा PQ का स्क्वायर, देखिए आप जीवा PQ का स्क्वायर किसके बराबर होगा, जीवा PQ स्क्वायर बराबर PM स्क्वायर प्लस MQ स्क्वायर। यहाँ PM हमने निकाल दिया है R साइन डेल थीटा, और MQ जो है वो आप यहाँ से आप देखिए MQ किसके बराबर होगा, देखिए आप MQ होगा OQ माइनस OM, OQ माइनस OM। तो यहाँ हम OQ माइनस OM, OQ तो क्या हो गया R प्लस डेल R, और OM जो है हमने यहाँ निकाल दिया R कॉस डेल थीटा। तो ये मान हमने यहाँ पुट किया है, आप देखिए मैं बता देता हूँ। एक सेकंड आप देखिए यहाँ, ये हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर, ये वाली समीकरण जो है लास्ट वाली जो समीकरण है जीवा पी क्यू स्क्वायर बराबर R साइन डेल थीटा स्क्वायर, PM का मान रख दिया R साइन डेल थीटा का स्क्वायर, प्लस MQ जो है वो क्या हो गया OM का मान है R प्लस डेल R माइनस MQ जो है R कॉस डेल थीटा का स्क्वायर। अगले पेज पर चलते हैं हम, इसे और सिंप्लीफाई किया, जीवा PQ स्क्वायर बराबर R साइन डेल थीटा स्क्वायर प्लस ये जो पद आया है 2R साइन स्क्वायर डेल थीटा बाई 2 प्लस डेल R, ये कैसा है आप यहाँ देखिए, ये जो है यहाँ पर इसको हमने सिंप्लीफाई किया R प्लस डेल R माइनस R कॉस डेल थीटा। इसको जब सरल करेंगे तो R कॉमन आकर के अंदर बचेगा 1 माइनस कॉस डेल थीटा। तो 1 माइनस कॉस डेल थीटा क्या होता है 2 साइन स्क्वायर डेल थीटा बाई 2, इसीलिए हमने यहाँ पर इसको लिखा है इस तरह से।
आर साइन 2r साइन स्क्वायर डेल थीटा बाई 2, ये वाला जो पद है, ये देखिए आप, ये वाला पद जीवा पी क्यू स्क्वायर बराबर आर साइन डेल थीटा स्क्वायर प्लस 2r साइन स्क्वायर डेल थीटा बाई 2 प्लस डेल आर स्क्वायर। आगे इसे सरल करते हैं। जीवा पी क्यू का स्क्वायर हमने क्या किया, डेल थीटा स्क्वायर का भाग दे दिया दोनों पक्षों में, तो ये सरल करने पर ही हमारे पास आ गया जीवा पी क्यू अपॉन डेल थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू आर साइन डेल थीटा अपॉन डेल थीटा का स्क्वायर प्लस 2r साइन स्क्वायर डेल थीटा प्लस डेल आर अपॉन डेल थीटा स्क्वायर। अगले पद में हमने किया चाप पी क्यू का स्क्वायर, चाप पी क्यू का स्क्वायर से भी हमने क्या करा, गुणा भाग कर दिया, तो ये हो गया जीवा पी क्यू अपॉन चाप पी क्यू गुणा चाप पी क्यू अपॉन डेल थीटा का स्क्वायर बराबर, ये आ गया हमारे पास आर स्क्वायर साइन डेल थीटा अपॉन डेल थीटा का स्क्वायर प्लस ये जो पद है दूसरा वाला, ये वाला, इसको हम यहाँ इस प्रकार लिख रहे हैं। अब आप ये देखिए 2r साइन स्क्वायर डेल थीटा बाई 2, इसको हमने किस तरह से लिखा, 2r और साइन डेल थीटा बाई 2 अपॉन डेल थीटा बाई 2, ताकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो वापस वही पद आ जाएगा, और एक साइन डेल थीटा बाई 2 यहाँ गुणा कर दिया इससे, प्लस डेल आर अपॉन डेल थीटा। सिंप्लीफाई किया है ये। आगे के पद में हम देखते हैं लिमिट डेल थीटा टेंडिंग से हमने 0 ले लिया, तो ये हमने इसलिए किया क्योंकि ये स्टैंडर्ड सूत्र है, जब हम लिमिट लगाएंगे डेल थीटा टेंडिंग टू 0, तो ये ऊपर जो हमने अभी लिखा है इसमें जो जो भी मान रखे जाएंगे, इस पूरे सूत्र में जो जो भी मान रखे जाएंगे वो हमने यहाँ निकाल दिए हैं, यहाँ निकाल दिए। देखिए आप, इसमें काम में आएंगे एक तो जीवा पी क्यू बटा चाप पी क्यू, इसका लिमिट जब हम डेल थीटा टेंडिंग टू 0 लेंगे तो इसका मान 1 होगा, लिमिट डेल थीटा टेंडिंग टू 0 पर साइन डेल थीटा अपॉन डेल थीटा ये 1 होगा। इसी प्रकार ही हमने सारे मान निकाल दिए। इसको जब हम समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो हमारे पास जो सरल होकर के आएगा वो ये आ रहा है डी एस अपॉन डी थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस डी आर अपॉन डी थीटा स्क्वायर। तो फाइनली हमारे पास जो रिलेशन आया डी एस अपॉन डी थीटा बराबर स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस डी आर अपॉन डी थीटा का स्क्वायर। अगले पेज में हम देखते हैं उप प्रमेय इसकी, यानी कि जब वक्र का समीकरण थीटा बराबर एफ आर के रूप का हो। अभी हमने लिया था जब वक्र का समीकरण आर इज इक्वल टू एफ थीटा, अब हम ले रहे हैं कि जब वक्र का समीकरण थीटा बराबर एफ आर के रूप का हो, तो हम देखते हैं कि डी एस अपॉन डी थीटा, उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं डी एस अपॉन डी आर गुणा डी आर अपॉन डी थीटा। आगे देखें विच इम्प्लाइज डी एस अपॉन डी आर इज इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी आर गुणा डी एस अपॉन डी थीटा। इसको पक्षांतरण कर दिया, उधर भेज दिया, डी आर अपॉन डी थीटा को उस तरफ भेज दिया, तो ये डी एस अपॉन डी आर इसके बराबर हो जाएगा डी थीटा अपॉन डी आर गुणा डी एस अपॉन डी थीटा बराबर डी थीटा अपॉन डी आर ऐसा कैसा लिखा हमने, और डी एस अपॉन डी थीटा का जो अभी हमने फॉर्मूला निकाला है वो रख दिया यहाँ। तो डी एस अपॉन डी आर, ये यहाँ पर गलती से हमने डी एस अपॉन डी थीटा लिख दिया है, लेकिन ये डी एस अपॉन डी थीटा की जगह डी एस अपॉन डी आर होगा। डी एस अपॉन डी आर बराबर आर डी थीटा अपॉन डी आर का स्क्वायर प्लस 1 इसका वर्गमूल। तो यहाँ आप इसे करेक्शन कर लीजिएगा। अन्य सूत्र अगर हम देखें, क्योंकि हम जानते हैं tan फाई जो है आर डी थीटा अपॉन डी आर के बराबर होता है, तो cos फाई को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक फाई। इसको सिंप्लीफाई किया हमने आगे, तो ये हमारे पास आ गया cos फाई सरल होकर के डी आर अपॉन डी एस के बराबर। इसी प्रकार साइन फाई को भी हम इस प्रकार लिख सकते हैं, साइन फाई इज इक्वल टू tan फाई गुणा cos फाई। इसको सरल किया हमने फार्मूला रख करके, तो साइन फाई बराबर आ गया साइन फाई बराबर आर डी थीटा अपॉन डी एस के बराबर। तो आज की कक्षा में इतना ही, आगे के लिए हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।